प्रशांत महासागर के ऊपर दो काले आकार ठंडी रात में दसियों हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे थे, जो आधी रात के आसमान में मुश्किल से दिख रहे थे। ये F-117 नाइट हॉक है, अमेरिकी सेना के सबसे नए और सबसे उन्नत हमला विमान, और ये अपने पहले युद्धक मिशन पर उड़ान भर रहे हैं। नाइट हॉक बिना पकड़े गए रियो हाटो सैन्य हवाई अड्डे की ओर तेजी से बढ़ते हैं। मध्य पनामा में यह पनामा रक्षा बलों की 6ठी और 7वीं राइफल कंपनियों का मुख्यालय है। इसमें देश के सबसे वफादार और प्रशिक्षित सैनिक शामिल है। ये 20 दिसंबर 1989 है और ये ऑपरेशन जस्ट कॉज की शुरुआत है, जो 1 साल से भी अधिक समय से तैयार की जा रही एक मिशन है। और F-117 पायलटों को उतना ही विशिष्ट और सटीक कार्य सौंपा गया है जितना कि उनके विमानों की बनावट। उन्हें PDF सैनिकों को डराने के लिए कहा गया है, मारने के लिए नहीं। और उनके पास इस काम के लिए बिल्कुल सही उपकरण हैं, क्योंकि हर विमान में एक बेहद सटीक 2000 पाउंड का BLU-109 भेदी बम लगा हुआ है। अपने हाईटेक कॉकपिट में दुबके हुए पायलट अपने लक्ष्यों को नजर में आते ही इंफ्रारेड स्क्रीन पर देखते हैं। खुद बैरक नहीं जहां PDF सैनिक तैनात हैं, बल्कि ठीक बाहर के 2 खुले मैदान। योजना साफ है, बम मैदान में ऐसे गिराने हैं कि कोई बड़ी हानि ना हो पर काफी पास हों। इससे इतना बड़ा धमाका होगा कि सैनिक स्तब्ध रह जाएंगे और उनके कान सुन्न पड़ जाएंगे, जिससे वे पूरी तरह दिशाहीन हो जाएंगे। इसके बाद अमेरिकी सैनिकों को तेजी से भीतर घुसकर हालात काबू करने में आसानी होगी और खून खराबा कम रहेगा। लेकिन जैसे ही पायलट अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं, उन्हें एहसास होता है कि कुछ ठीक नहीं है। अचानक तेज हवाएं उस इलाके में चल रही है और पायलटों के पास अपनी उड़ान का रास्ता बदलने के लिए सिर्फ कुछ ही सेकंड है ताकि वे इसकी भरपाई कर सके। लीड नाइट हॉक बाईं ओर मुड़ता है और सिर्फ 60 गज दूर बैरकों के पास पेलोड गिरा देता है, जो असल में दूसरे विमान का लक्ष्य था। दूसरे पायलट को योजना बिगड़ने का एहसास होते ही वह भी बाईं ओर मुड़कर अपना बम लगभग 300 गज दूर गिरा देता है, जो असल में पहले पायलट का लक्ष्य था। बम फटते हैं, आग और मिट्टी का गुबार हवा में उठता है और धमाके की लहरें चारों ओर फैल जाती है। 6ठी और 7वीं कंपनियों को सुलाने के बजाय इसका उल्टा असर होता है। अमेरिका ने PDF को अब तक का सबसे करारा झटका दी है। बैरक में सतर्क सैनिक राइफल्स की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही पहले अमेरिकी सैनिक हमला करने को तैयार होते हैं, आक्रमण शुरू हो चुका था और निशाना था एक आदमी जो कभी वॉशिंगटन के लिए उन्हीं की पेरोल पर जनरल मैनुएल एंटोनियो नोरिएगा काम करता था। नोरिएगा ने 20 साल से ज्यादा समय तक CIA के लिए एसेट, मुखबिर और खुफिया दलाल की भूमिका निभाई। वह कम्युनिस्ट नेताओं और वामपंथी आंदोलनों पर नजर रखता और खुफिया जानकारी देता था, जिससे अमेरिकी अभियान आसान होते थे। 1980 के दशक के अंत तक सब कुछ बदल गया था। वह एसेट बेकाबू हो गया। 1983 में पनामा का शासक बनने के बाद नोरिएगा ने देश को नार्को क्लेप्टोक्रेसी में बदल दिया और मेडेलिन कार्टेल जैसे ड्रग कार्टेल से संबंध बना लिए। वह रिश्वतें स्वीकार करता था और यहाँ तक कि उनके अवैध मुनाफे में हिस्सेदारी भी लेता था। उसने प्रभावी रूप से पनामा नहर को कोकीन और अन्य नशीले पदार्थों के लिए एक मार्ग में बदल दिया था। वह आदमी जिस पर वॉशिंगटन कभी भरोसा करता था, अब एक तानाशाह बन चुका था। उसने लोकतांत्रिक चुनावों को रद्द कर दिया और अपने ही लोगों पर गरिमा बटालियन नामक बल छोड़ दिए, जो उनके विरोध करने के अधिकारों को हिंसक रूप से दबा रहे थे। 15 दिसंबर 1989 को उसने पनामा अमेरिका युद्ध की घोषणा की। वाशिंगटन को नोरिएगा से छुटकारा पाना था, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे एक असंभव सी रणनीतिक समस्या हल करनी थी, क्योंकि पनामा आम युद्ध क्षेत्र नहीं है। ये एक संकीर्ण और बेहद महत्वपूर्ण जमीन की पट्टी है, जो संयोग से 35,000 अमेरिकी नागरिकों का घर भी है। हजारों अमेरिकी सैनिक और उनके परिवार नहर क्षेत्र में फैले हैं, अक्सर PDF बैरकों से कुछ गज दूर रहते हैं। जनरल मैक्सवेल थर्मैन, सोदर्न कमांड के प्रमुख और ऑपरेशन जस्ट कॉज के योजनाकार, जानते हैं कि यह स्थिति जल्द ही अमेरिकी इतिहास के सबसे खराब बंधक संकट में बदल सकती है। अगर अमेरिका धीमी पारंपरिक सैन्य तैनाती शुरू करता तो नोरिएगा इसे देख लेता और एक आदेश से वह हर होटल, स्कूल
और नहर चौकी को किले में बदल सकता था। हजारों या दसियों हजार अमेरिकी पुरुष, महिलाएं और बच्चे बंधक बनाकर नागरिक ढाल के रूप में इस्तेमाल कर अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर किया जा सकता था। लेकिन थरमैन ने ऐसा नहीं होने दिया। एक सामान्य आक्रमण कोई विकल्प नहीं है, यह तेज और चौंकाने वाला होना चाहिए। एक बार में तेज और निर्णायक हमला जिसमें अमेरिका पनामा पर इतनी जोरदार चोट करता है कि पीडीएफ पूरी तरह बाहर हो जाता है। नोरिएगा कोई आदेश जारी करता उससे पहले ही थरमैन अपनी योजना शुरू कर देता है। 16 दिसंबर 1989 ये वही रात है जब नोरिएगा ने युद्ध की घोषणा की थी। रात 9 बजे के करीब 4 अमेरिकी सैन्य अधिकारी पनामा सिटी के डाउनटाउन में मैरियट सीजर पार्क होटल में डिनर के लिए निजी वाहन से निहत्थे जा रहे हैं। पनामा सिटी के एल चिरिलो में पीडीएफ मुख्यालय के बाहर रोड ब्लॉक पर अमेरिकियों के वाहन को रुकने का आदेश दिया जाता है। गुस्साई नागरिकों की भीड़ वाहन को घेर लेती है और अमेरिकी अधिकारी अपनी जान के लिए डरने लगते हैं। तनाव बढ़ता है और गुस्सा आता है। अमेरिकी अधिकारी भागते हैं। पीडीएफ सैनिक फायरिंग शुरू करते हैं। एक गोली पीछे से वाहन में घुसती है और मरीन फर्स्ट लेफ्टिनेंट रॉबर्ट पास की पीठ में लगती है। कार चला रहे मरीन कैप्टन को भी पैर में गोली लगती है। अमेरिकन पाच को गोरगास आर्मी हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां उसे मृत घोषित किया जाता है। अराजकता के बीच एक यूएस नेवी सील और उनकी पत्नी जो हमले को देख रहे थे, उन्हें पीडीएफ सैनिकों द्वारा घसीटकर ले जाया जाता है और पीटा जाता है। पनामा ने पहला कदम उठाया है। वॉशिंगटन इसे बिना सजा नहीं छोड़ेगा। राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश आदेश देते हैं। पनामा आक्रमण योजना ऑपरेशन जस्ट कॉज आगे बढ़ेगा और दुनिया ने ऐसा आक्रमण पहले नहीं देखा होगा। अमेरिकी सेनाएं अब अग्रिम मोर्चे पर हमले या तैनाती पर ध्यान नहीं देंगी। इसका पूरा ऑपरेशन एक साथ होने की अवधारणा के इर्द गिर्द तैयार किया गया है, यानी कई दिशाओं से एक साथ कई हमले जो बिल्कुल एक ही समय पर होंगे। 20 दिसंबर को 100 बजे एच आवर पर 27 लक्ष्यों की पहचान की जाती है। इनमें एयरफील्ड्स, पीडीएफ बेस, संचार केंद्र और मजबूत किले शामिल हैं। अमेरिका जानता है उसकी सैन्य क्षमता पनामा से कहीं ज्यादा है, लेकिन यह मिशन सिर्फ ताकत नहीं, रफ्तार का भी है। बलों को पूरे देश में कई महत्वपूर्ण केंद्रों पर बिना किसी देरी के हमला करना होगा ताकि पीडीएफ को किसी भी तरह से जवाब देने की क्षमता न मिले। अमेरिका सेना, नौसेना, मरीन, वायुसेना और कोस्ट गार्ड के जवानों वाला संयुक्त बल तैनात करता है। एलीट डेल्टा फोर्स, नेवी सील्स की अगुवाई में 75वीं रेंजर रेजिमेंट और 5वीं इन्फेंट्री डिवीजन जैसी जमीनी सेनाएं साथ होंगी। ये एक बड़ा समन्वित हमला है। अगर कोई भी ड्रॉप जोन छूटा या छापा देर से पड़ा तो पीडीएफ को समन्वय का समय मिलेगा और नागरिक हताहतों की संख्या आसमान छू जाएगी। ये मिशन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे जटिल एयरबोर्न ऑपरेशन है। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं। 20 दिसंबर 1989 00 45 घंटे HR से 15 मिनट पहले मुख्य ऑपरेशन शुरू होने वाला है। लेकिन जस्ट कॉज शुरू होने से पहले एक और छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण मिशन पूरा करना होगा, ऑपरेशन एसिड गैम्बिट। ये आक्रमण योजना का सबसे नाजुक हिस्सा है, जिसमें अमेरिकी कर्ट म्यूज की जिंदगी दांव पर है। वह CIA सहयोगी है जिन्होंने वॉइस ऑफ लिबर्टी आंदोलन का नेतृत्व कर नोरिएगा को सत्ता से हटाने का प्रयास किया। प्रचार व गुप्त रेडियो प्रसारण का उपयोग करते हुए म्यूज ने पनामा के तानाशाह के खिलाफ विद्रोह के बीज बोने की उम्मीद की थी, लेकिन उनकी कोशिशें 1989 में नाकाम हो गईं, जब उन्हें अधिकारियों ने ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्होंने कार्सेल मॉडलो जेल में 9 महीने काटे। म्यूज एक छोटी कोठरी में है और रिपोर्टों के मुताबिक नोरिएगा ने अमेरिकी पर डेड मैन स्विच के तहत फांसी का आदेश दिया है। जैसे ही अमेरिकी आक्रमण या हमले का कोई भी संकेत मिलता है, म्यूज को फांसी दे दी जाएगी। पनामा पर सैन्य कार्रवाई के संकेत पर तुरंत और सख्त जवाब दिया जाएगा, लेकिन अमेरिका ऐसा होने देने का इरादा नहीं रखता। तो एच आवर से ठीक पहले के मिनटों में 4 लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ान भरते हैं, पनामा सिटी की छतों के ऊपर मंडराते हैं। हेलीकॉप्टरों के अंदर डेल्टा फोर्स ऑपरेटर्स हैं, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन
प्रशिक्षित सैन्य कर्मियों में से कुछ है। उन्हें सड़क पर नहीं, जेल की छत पर उतारा जाता है। वहां वे विस्फोटकों से दरवाजा तोड़ते हैं और सीढ़ियों से म्यूज के सेल की ओर जाते हैं। वहां एक गार्ड की जिम्मेदारी है कि कोई बचाए तो वह म्यूज को मार दे। उसे डेल्टा ऑपरेटर ने उसके हथियार तक पहुंचने से पहले ही मार दिया। टीम अंदर जाकर सेल के ताले पर गोली चलाती है, पर ताला नहीं टूटता। फिर वे दरवाजा तोड़ने को विस्फोटक लगाते हैं। म्यूज को बॉडी आर्मर, बैलिस्टिक हेलमेट और गॉगल्स देते हैं। फिर उसे छत से लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर में बैठाते हैं। अब सिर्फ निकलकर बेस लौटना है, लेकिन तभी बड़ी मुसीबत आ जाती है। इलाके में मौजूद पीडीएफ सैनिक अब पूरी तरह से जान चुके हैं कि क्या हो रहा है और उनका कोई इरादा नहीं है कि अमेरिकी सैनिक रात के अंधेरे में चुपचाप निकल जाएं। अपने बंदी के साथ जो भारी मशीन गन और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड चला रहा है, पीडीएफ बल अमेरिकी सैनिकों पर कहर ढाते हैं। म्यूज को ले जा रहा हेलीकॉप्टर निशाना बनता है, डगमगाता है और अचानक सड़क पर गिरने लगता है। नीचे जमीन से टकराता है और पास की इमारत से जा भिड़ता है। कई डेल्टा ऑपरेटर हेलीकॉप्टर में घायल होते हैं। सांस लेते हुए म्यूज को मलबे से घसीटकर वे धुंधली गलियों से भागते हैं। जहां जगह मिलती है वहां छिपते हैं। आखिरी मुकाबले के लिए रक्षात्मक घेरा बनाते हैं और इंफ्रारेड स्ट्रोब लाइट से गनशिप को संकेत देते हैं। पीडीएफ सैनिक उनकी स्थिति के करीब आ रहे हैं। गोला बारूद कम पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब कुछ ही मिनटों में अमेरिकियों का ये छोटा समूह खत्म होगा। परिधि टूटने ही वाली थी, तभी 5वीं इन्फेंट्री डिवीजन का M113 बख्तरबंद कर्मी वाहन बैरिकेड्स तोड़कर घुसता है और 50 कैलिबर की दमनकारी गोलीबारी से गली साफ कर देता है। म्यूज और डेल्टा टीम को बचाने के लिए डेडमैन स्विच फेल हो गया। अब नोरिएगा को अमेरिका की सेना की पूरी ताकत झेलनी होगी। अगर आपको इस स्तर की सैन्य जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाएं। फिलहाल यही सबसे अच्छा तरीका है जिससे हम आपको ये असली सैन्य विश्लेषण लगातार देते रह सकते हैं। अब पनामा पर पूरा आक्रमण शुरू हो गया है। देश भर में अमेरिकी सैन्य टीमें अपने लक्ष्यों पर कब्जा कर रही हैं, जिनमें पीडीएफ को निष्क्रिय करना और संचार नेटवर्क को पंगु बनाना शामिल है। लेकिन एक लक्ष्य है जो शायद बाकी सभी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक ऐसा निशाना जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, और वो है नोरिएगा खुद। उसे भागने नहीं दिया जा सकता। 48 सदस्यीय नेवी सील टीम तट की ओर बढ़ रही है। उनका निशाना है पुंटा पायटेया एयरफील्ड, जो पनामा सिटी में एक तटीय हवाई अड्डा है। और वहीं नोरिएगा का निजी जेट 1980 का लियर जेट 35 खड़ा है। अमेरिका जानता है कि सख्त छवि के बावजूद नोरिएगा गोलियां चलने के बाद ज्यादा देर नहीं रुकेगा। अगर सील्स जेट को निष्क्रिय कर दे तो यह नहीं होगा। यह मिशन साधारण लगता है, लेकिन ऑपरेशन की सीमाओं के कारण जटिल हो गया है। अमेरिकी कमांडर एयरफील्ड को बर्बाद नहीं करना चाहते, वे इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसका मतलब है कि नौसेना वहां सिर्फ AC-130 स्पेक्टर गनशिप या इलाके में भारी तोड़फोड़ नहीं कर सकती। इसके बजाय सील्स को आदेश दिया गया है कि वे केवल न्यूनतम बल का उपयोग करके विमान को निष्क्रिय करें। उन्हें अंदर जाना है, जेट को इतना नुकसान पहुंचाना है कि वह उड़ान ना भर सके, जैसे कि उसके टायरों पर गोली चलाना या उसके कंट्रोल वायर काटना, और जितना जल्दी और जितना चुपचाप हो सके बाहर निकलना है। पानी से एयरफील्ड के पास पहुंचकर सील्स चुपचाप रनवे के किनारे पहुंच जाते हैं। यह एक अच्छी तरह से रोशन एयरपोर्ट है। चारों तरफ भारी हथियारों से लैस पीडीएफ गार्ड्स तैनात है, जो पल भर में फायरिंग शुरू करने के लिए तैयार है। खुले में पकड़े जाने पर सील्स तेज रनवे लाइट्स की वजह से पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं। पनामा के रक्षक गुप्त अंधेरे हैंगरों की आड़ से फायरिंग करते हैं, जिससे अमेरिकियों को एक जानलेवा किल जोन में फंसा दिया जाता है। कई सील्स को गोली लगती है। अब न्यूनतम बल जरूरी नहीं रहा। अब कोई रोक टोक नहीं रही। एक सील AT-4 एंटी टैंक रॉकेट से नोरिएगा के जेट पर फायर करता है ताकि वो उड़ न सके। अपना लक्ष्य हासिल करने के बाद सील्स उस इलाके को तब तक संभाले रखते हैं जब तक कि अतिरिक्त मदद नहीं आ जाती। जेट नष्ट हो गया, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। 4 सील्स मारे गए और 8 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। जब विशेष इकाइयां अपने काम में लगी थी, मुख्य सेना पनामा पर उतरती है, जैसे रियो हाटो और टोरेओस टोकुमेंट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। 75वें रेंजर रेजिमेंट और 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन के हजारों पैरा ट्रूपर्स 1940 के बाद सबसे बड़े युद्धकूद अभियानों में शामिल होते हैं। दुश्मन की सीमा के पीछे उतरते हुए
और सीधे आक्रमण के सबसे खतरनाक इलाके में पहुंचते हैं। अगर वे ज्यादा देर तक हवा में रहते हैं तो पैराट्रूपर्स आसान शिकार बन जाएंगे, जिन्हें जमीन पर मौजूद पीडीएफ बल आसानी से निशाना बना सकते हैं। अमेरिकी सैनिकों को ले जाते C-130 विमान बचने के लिए सिर्फ 500 फीट ऊपर बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हैं। पैराट्रूपर्स विमान से निकलने के बाद जमीन पर पहुंचने से पहले केवल 12 सेकंड हवा में रहते हैं। मंजर बहुत अफरा तफरी भरा है। ट्रांसपोर्ट विमान पनामा की छतों के ऊपर से गुजरते हैं। दर्जनों पैराट्रूपर्स हवा में कूदते और सेंट्रल अमेरिका की तेज हवाओं से जूझते हैं। सभी की लैंडिंग आसान नहीं होती। कुछ लोग रनवे, पेड़ों या दलदली इलाकों में तेजी से टकरा जाते हैं। कुछ लोग उतरते वक्त सामान, बैग या रेडियो खो देते हैं और कुछ पीडीएफ की पोजीशनों पर गिर जाते हैं। उन्हें दुश्मन की गोलियों से बचने के लिए जल्दी अपनी रक्षा करनी होती है। टूटी हड्डियों, खोए सामान और टूटी टीमों के बावजूद पैराट्रूपर्स शांत रहे। उन्होंने अपने कौशल और अनुभव से हालात अपने पक्ष में कर लिए। जहां पीडीएफ सैनिक अंधेरे में रोशनी और दुश्मनों को देखने के लिए स्पॉटलाइट व बंदूक की चमक का इस्तेमाल करते हैं, वहीं अमेरिकियों के पास नई तकनीक है। पैराट्रूपर्स को नाइट विजन गॉगल्स मिले हैं जो अंधेरे में दिखने में मदद करते हैं। रेंजरों के छोटे छोटे समूह अंधेरे में एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं और कुछ तो नए अस्थायी दस्ते भी बना लेते हैं। फिर वे एक साथ आगे बढ़ते हैं, दुश्मन के ठिकानों को साफ करते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं। पीडीएफ एक अर्धसैनिक पुलिस बल है जिसके पास ऐसी लड़ाई से निपटने का प्रशिक्षण या तैयारी नहीं है, इसलिए वे जल्दी दबाव में आ जाते हैं। रियो हाटो में रेंजर बटालियनें 1 घंटे से भी कम में एयरफील्ड पर कब्जा कर लेती है, भले ही F-117 नाइट हॉक्स रक्षकों को चौंका नहीं सके। जब तक सूरज उगना शुरू होता है, नोरिएगा की सबसे बेहतरीन टुकड़ियां या तो खत्म हो चुकी होती हैं, पकड़ी जा चुकी होती हैं या फिर भाग चुकी होती हैं। वह सामूहिक बंधक संकट जिससे जनरल थर्मैन डर रहे थे, कभी हुआ ही नहीं। अमेरिकी हमले की रफ्तार इतनी जबरदस्त थी कि ज्यादातर दुश्मन सेनाओं के पास न तो प्रतिक्रिया देने का समय था और न ही अपने आदेश प्राप्त करने का। कुछ मारे जाते हैं या घायल हो जाते हैं, लेकिन कई बस अपने हथियार डाल देते हैं और आत्मसमर्पण कर देते हैं। समकालिकता रणनीति सफल रही और पीडीएफ अब नहीं रहा, लेकिन मुख्य उद्देश्य अभी पूरा होना बाकी है। नोरिएगा अब भी पकड़ा नहीं गया, जबकि उसके पास अब विमान नहीं है। उन शुरुआती टकरावों की अफरा तफरी और तबाही में वह बच निकलने में कामयाब हो जाता है। शुरुआती बमबारी से बच जाता है और अगले कुछ दिनों में पनामा सिटी की गलियों में गायब हो जाता है। इसके बाद अमेरिका पूरे देश में उसकी तलाश के लिए अभियान चलाता है। नोरिएगा के सिर पर $1 मिलियन का इनाम रखा जाता है, लेकिन कई दिन बीत जाते हैं और उसके ठिकाने का कोई सुराग नहीं मिलता। लेकिन फिर 1989 के क्रिसमस से ठीक पहले नोरिएगा दोबारा सामने आता है। वो पनामा सिटी में वेटिकन दूतावास एपोस्टोलिक नुन्सिएचर में शरण मांगता है। ऐसा कर वह राजनयिक गतिरोध बना देता है। अमेरिका दूतावास पर धावा नहीं बोल सकता और अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश नहीं मोल ले सकता, लेकिन वह नोरिएगा को वहां बैठकर अपनी अगली चाल की योजना बनाने भी नहीं दे सकता। दुविधा का सामना करते हुए अमेरिकी सेना एक वाकई अनोखा समाधान लेकर आती है, कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मनोवैज्ञानिक अभियान या सायोप्स टीम फैसला करती है कि पूरे दूतावास को विशाल स्पीकरों की दीवार से घेर दिया जाए और नोरिएगा के ठिकाने पर ध्वनि बमबारी की जाए। वे रॉक और हेवी मेटल गाने जैसे वैन हेलन का पनामा और जूडस प्रीस्ट का यू गॉट अनदर थिंग कमिंग 24 घंटे लगातार बजाते हैं। ये इंद्रियों पर जानबूझकर डाला गया ऐसा अत्यधिक दबाव है जिसे पूरी मानसिक थकान और नींद से वंचित करने के लिए तैयार किया गया है। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से साउंड वॉल की यह रणनीति असर दिखाने लगती है। तेज संगीत कुछ घंटों तक सुनना कोई भी सह सकता है, लेकिन जब इसे लगातार तेज आवाज में दिन रात बजाया जाता है, जिससे आप न सो सकते हैं न ठीक से सोच सकते हैं, ये सबसे प्रभावी अहिंसक यातना के तरीकों में से एक बन जाता है। वह 1 हफ्ते से ज़्यादा डटा रहता है, लेकिन अंत में नोरिएगा हार मान लेता है। 3 जनवरी 1990 को वह थका हारा दूतावास से बाहर निकलकर अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करता है। उसे तुरंत मियामी प्रत्यर्पित किया जाता है, जहां उस पर ड्रग तस्करी और रैकेट चलाने के आरोप लगते हैं। ऑपरेशन जस्ट कॉज पूरा हो चुका है। कुछ ही हफ्तों में अमेरिकी सेना ने तानाशाह हटाया और अर्धसैनिक बल को तबाह कर दिया। इसने एक बिल्कुल नए सिद्धांत की ताकत भी साबित कर दी है, जो पुराने समय की
धीमी और क्रमिक रणनीतियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि गति और गुप्तता पर आधारित है। 37 साल बाद लक्ष्य अब जंगल में छिपा तानाशाह नहीं, बल्कि ईरान का सर्वोच्च नेता था। अभी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें और देखें अमेरिका ने 21वीं सदी की सबसे जटिल शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाने वाली कार्रवाई कैसे की। देखने के लिए धन्यवाद। अगले युद्ध क्षेत्र में मिलेंगे।